उसकी वजह हमने क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था ना कि वो अपनी वेट की वजह से नीचे मूव कर रहा होता है, अपने वेट की वजह से नीचे मूव कर रहा होता है, लेकिन रिएक्शन ऑफ एयर उसको क्या कर रही होती है? बैलेंस कर रही होती है। इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देती हैं। तो बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्सेस का सम क्या हो जाता है? 0। ग्रेविटी उसके ऊपर कहां एक्ट करेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन ऑफ एयर कहां एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी एक्ट करने का दूसरा मतलब ये हो गया ना कि उसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। तो वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, रिएक्शन ऑफ एयर एक्ट करती थी अपवर्ड, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट करते थे। तो यही तो इसका आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द एयर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा मैं क्वेश्चन बताते हुए बता रहा हूं कि मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूं। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 मुझसे पूछा था, तो मैं वो करवा रहा हूं। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 बता दें, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। ये जो मैंने आपको समझाया ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान है। इन अ कपल द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। कपल क्या हमने पढ़ा था? ऐसी पेयर ऑफ फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन एक ही लाइन के ऊपर एक्ट ना कर रही हूं। मैंने स्टीयरिंग की मिसाल दी थी, याद है? कि हम स्टीयरिंग को अगर घुमाते हैं तो एक फोर्स यहां से लगाते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, इसी जगह पर एक्ट नहीं करती। सही है ना? लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना, डायरेक्शन अपोजिट होना, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और अब वेक्टर में हमने ये चीज पढ़ा है कि जब मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ जाएगी आपके पास? 0 आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स। सही है। रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बेटा स्क्रीन शो सबको हो रही है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन का? अगर किसी को हो रही है तो वो रिज्वाइन कर लें क्योंकि मेरे पास से सबको शो हो रही है स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ए होता ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लेक्चर में करवाया हुआ है बेटा। ये फॉर्मूला तो लेक्चर खोल के देखें, लेक्चर खोल के देखें चैप्टर नंबर 5 का, उसमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ तो है। ये क्या याद नहीं है आपको? क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? आर क्रॉस पी बताया था। तो पी को अगर आप ब्रेक करें तो मास इनटू वेलोसिटी, तो एम वी आर बन गया। तो अगर आप वी को आर ओमेगा लिख दें तो क्या बनता है फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर ओमेगा बनता है ना, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, जिसको शो नहीं हो रही मैं फिर कह रहा हूं वो रिज्वाइन कर लें काइंडली, क्योंकि मेरे इस ख्याल से बाकी सबको शो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, रुकिएगा रुकिएगा। फॉर्मूला था कि हमने लेक्चर के अंदर भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, एम आर स्क्वायर ओमेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में कपल की बात थी। तो कपल ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। और इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? 0, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं अपोजिट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंफर्म कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेटा, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इट्स सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब्स ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों? देखें, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी कंसिडर कर लें, सही है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहां पे बॉडी का होल मास लाई करता है, सही है ना।
और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो सेंटर ऑफ मास होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये बात भी हमने पढ़ी थी। सपोज कि इसका सेंटर ऑफ मास ये सेंटर है, तो ये मेरे पास ऐसे प्लेस है, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाऊं तो क्या ये रोटेशन परफॉर्म करेगा? ये सेंटर पॉइंट है ना इसका, तो अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये सिर्फ कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। जबकि अगर मैं सेंटर ऑफ मास से हट के कॉर्नर पे फोर्स लगाऊं तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ किसको, कौन से मोशन को परफॉर्म करवाएगा? तो सेंटर ऑफ मास पे जब आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी सिर्फ कौन सा मोशन परफॉर्म करेगी? ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी। अब क्लियर हो गया बच्चों? और क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्साइड विद ईच अदर। अच्छा जी, और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10, इम्पल्स हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। बेटा इम्पल्स, अगर आपको याद हो तो हमने डायमेंशंस के अंदर भी इम्पल्स को पढ़ा था, तो मैं दोबारा बता देता हूं। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं ना, अगर आपको याद आ रहा हो तो फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम का अगर आप यूनिट बनाएं तो फोर्स इनटू टाइम का यूनिट इम्पल्स का क्या बना? न्यूटन सेकेंड। तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं? सवाल में पूछ रहे हैं इम्पल्स हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, चले मैं मोमेंटम लिख देता हूं। मोमेंटम का भी यूनिट क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हम सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते थे, तो क्या न्यूटन सेकंड ही यूनिट नहीं होता मोमेंटम का भी? तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। सही है बच्चों? आ रहा हूं मैं बेटा, एक मिनट, उस सवाल पे भी आ रहा हूं जो आप लोग कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूं आगे। चलें जी, ये क्वेश्चन हो गया, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे थे द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस बोथ ए एंड बी अबव। तो इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट है बेटा 10 का। 10 का ऑप्शन सी राइट है। क्यों राइट है मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। हमने क्या पढ़ा था? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे। और डायगोनल क्या होता है? एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। सही है? तो ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया। तो इन दोनों के डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने क्या कहा था कि ये होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आइए ये कह रहे हैं क्या क्या मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हो सकता है? अगर आपको याद हो तो मैंने इसी चैप्टर में मीडियन भी समझाया था कि क्या होता है। क्या होता है मीडियन? वो लाइन जो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट से कट करे, वो लाइन जो सामने वाली साइड को, सही, मिड पॉइंट से कट करे। तो अगर मैं इस साइड से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूं और वो मीडियन कहूं तो वो सामने वाली लाइन को कहां से कट करेगी? मिड पॉइंट पर। और अगर मैं यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं परपेंडिकुलर, जो कि इस साइड को किससे कट कर रही है? मिड पॉइंट से, तो ये एंगल इनके चारों सेम होते हैं ना, तो ये दोनों भी जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके इंटरसेक्टिंग के नतीजे में जो हमें पॉइंट मिलेगा वो सेंटर पॉइंट ही तो होगा। तो ये भी क्या है इनका? डायगोनल्स का सेंटर पॉइंट। और अगर मैं इसके इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूं तो ये भी मुझे क्या मिलेगा? सेंटर पॉइंट। तो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपके पास या स्क्वायर शेप के अंदर आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स या इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस दोनों पे लाई कर रही होती है। लिहाजा इसका आंसर आपके पास होगा सी, बोथ ए एंड बी।
ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अभी जो चल रहा है प्लीज उसके ऊपर फोकस करें, राइट हैंड रूल समझा दें अभी पहले, फिलहाल जो चल रहा है उसको, उसकी बात कर रहा हूं मैं। थर्टीन और 14 बेटा, 14 में तो कुछ भी नहीं है। द टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कपल, पूरी कपल की डेफिनेशन पूछी हुई है ये तो। क्या होती है कपल? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये तीनों पॉइंट्स तो मेंशन आपके पास हैं, तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। सही है? 10 समझ में नहीं आया बेटा? ये क्लास में बता चुका हूं, ये कहलाता है डायगनल। तो ये डायगनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और अगर मैं इनके मीडियंस को ड्रॉ करूं, मीडियन कहते हैं वो लाइन जो मिड पॉइंट पे कट करती है, तो ये मीडियन आ गया। तो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट या डायगनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक बन गया, और यही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। तो चाहे रेक्टेंगुलर बॉडी हो चाहे स्क्वायर बॉडी हो, इनका डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट या मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। ठीक है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिलेंडर, बेटा क्लास में करवाई हुई बात है ये तो। 7, क्वेश्चन नंबर 7, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस सिलेंडर, सिलेंडर का शेप क्या मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस? ये सिलेंडर आ गया आपके पास सपोज एक, तो इसके सेंटर पे, तो सेंटर ऑफ एक्सिस आ गया ना, ये आ गया, ये आ गया एक्स और वाई एक्सिस, तो इसके सेंटर पॉइंट पे लाई करेगी। तो सिलेंडर का आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे लाई करती है। सर्किल के लिए भी सेंटर ही होगा आपके पास। ठीक है? 17 बता दूं बेटा? 17 तो आपके पास स्टेटमेंट है। इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द डैश ऑफ द बॉडी इज कंजर्व। ये तो स्टेटमेंट है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व। तो इसका आंसर एंगुलर मोमेंटम है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे लाई करती है। कोई भी इरेगुलर शेप हो आपके पास इस टाइप का, तो कोई भी कहीं से भी आप दो मीडियंस को ड्रॉ कर दें, सामने वाली साइड को मिड पॉइंट से कट करे, तो उसके सेंटर पे लाई करती है। तो इरेगुलर शेप के लिए याद रख लें कि इरेगुलर शेप के लिए हमेशा आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे लाई करेगी। अगर सिलेंडर को आप सीधा भी कर दो तो जब भी तो भाई उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो वही रहेगा ना, ये रहा एक्स ये रहा वाई, जब भी तो सेंटर ही आएगा, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। सिक्सटीन समझा दूं बेटा? 16 बता चुका हूं। सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी वो बातें आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी मैं लेक्चर में पूरी बता चुका हूं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड कहां पर करती है? यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये बात मैं बता चुका हूं। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन डिस्क्राइब बाय द मोशन ऑफ इट्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास से आप किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ये बताया ना मैंने कि अगर मेरे हाथ में एक रिजिड बॉडी है तो मैं इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास की वजह से बॉडी कैसा मोशन परफॉर्म कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली हम मोशन को डिफाइन किसकी मदद से कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास की मदद से कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? सही है? इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes थ्रू द बॉडी itself, द corresponding रोटेटर मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन। बेटा पंखे का मोशन, पंखा क्या है? रोटेटरी मोशन कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है। फैन ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वो किसी के गिर्द मूव कर रहा होता है तो वो ऑर्बिटल मोशन है, वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है।
वो अपने एक्सिस पे रहते हुए नहीं घूम रहा होता। जमीन दोनों किस्म के मोशन परफॉर्म करती है, जमीन अपने एक्सिस पे रहते हुए भी घूमती है और सूरज के गिर्द भी घूमती है, तो वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही होती है, स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रही होती है। फैन स्पिन मोशन है, रोटेटरी मोशन क्या है आपका, किसी चीज के गिर्द रोटेट करते हुए घूमना, तो वो रोटेटरी मोशन है। ठीक है, अब आइए जरा चैप्टर 7 पे, क्योंकि जो चैप्टर आपके पीएमसी में आ रहे हैं पहले मैं वो डिस्कस कर लूं। बेटा 7 बता दिया मैं। 11 टॉर्क इज सिनोनिमस ऑफ, बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी तो कहते हैं। मैं अभी एंड में बता देता हूं, एंड में बता देता हूं। चैप्टर नंबर 7 पे आइए। चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एनर्जी भी आपके पीएमसी के सिलेबस में शामिल है। पीएमसी के सिलेबस में मैंने जो सिलेबस देखा आप लोगों ने भी देखा होगा, चैप्टर नंबर 9 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का टॉपिक नहीं है, वहां पे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, साउंड है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीट्स का टॉपिक, तो ये इंटरफेरेंस ही है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आई चैप्टर 9। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये कहीं पे भी नजर नहीं आया, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 6 ग्रेविटेशन भी मुझे कहीं पे नजर नहीं आया, सही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा चैप्टर 10 में से एटलीस्ट आप लोग लाजमी, मैंने एक दो सवाल आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, अभी चैप्टर 3rd ग्रैंड असेसमेंट या 4th हुआ है, उसमें एक आध सवाल मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दिया है आप लोगों को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाजमी कर लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीजों को नहीं छोड़िएगा। और चैप्टर और ग्रैंड टेस्ट 3 और 4 मैंने कंपैरेटिवली 1 और 2 से बहुत आसान बनाया था। 1 और 2 से मैंने कंपैरेटिवली जो है वो बहुत आसान बनाया था, ग्रैंड टेस्ट 3 और 4। 1 और 2 थोड़े मुश्किल हो गए थे और 3 और 4 मैंने आसान बनाए थे। चैप्टर 6 में से आप जो है वो वेटलेसनेस वगैरह थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी कर लीजिएगा, एस्केप वेलोसिटी कर लीजिएगा, इक्विलिब्रियम कर लें बेटा, इक्विलिब्रियम कर लें, इक्विलिब्रियम करके जाएगा। चलें जी, चैप्टर क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं 7 का, क्योंकि 7 वर्क पावर एनर्जी ये तो है ना आपके पीएमसी में। अब बता दें कौन सा सवाल इसका, सबसे पहले तो सब कहेंगे 1 ही करवा दें, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 करवा दें। हाँ आ गया ना सबका ये मैसेज, 1 करवा दें। चलें जी 1 करते हैं। क्या कह रहे हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टी द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी इज, पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी पढ़ा था हमने, सही है ना। इसके बाद अगर मैं फोर्स को ब्रेक करूं तो फोर्स मेरे पास ब्रेक हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी, m एज इट इज, a एज इट इज। क्या मैं v को at लिख सकता हूं, सब बताएंगे, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होती है वेलोसिटी ओवर टाइम के, तो वेलोसिटी हो गई एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो क्या बन गया मेरे पास फॉर्मूला, ma²t बन गया, सही है। ये चैप्टर 7 का करवा रहा हूं बेटा मैं, तो क्या बन गया फॉर्मूला, ma²t। सवाल में आपसे कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है जब वो v1 वेलोसिटी और टाइम उसको कितना लग रहा है t1, तो एक्सेलरेशन बराबर होती है वेलोसिटी ओवर टाइम के। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को लिखूं तो इस एक्सेलरेशन के लिहाज से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v1, और टाइम क्या लूंगा इसके लिए t1, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दिया, अप्लाई करें स्क्वायर, क्या बन गया फॉर्मूला mv1² t ओवर t1 स्क्वायर। तो ऑप्शन बी बॉल आपके पास राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी बॉल। बेटा जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी है ये वाली बुकलेट करवा रहा हूं, इसका था ये क्वेश्चन नंबर 1।
और बोलें। अब मैं यहाँ पे ना लिखता हुआ चला जाता हूँ कि 2 किस फॉर्मूले से हो जाएगा। आप लोगों को वैसे तो पता होना चाहिए, पावर बतानी है तो mgv sin थीटा, ये जो हमने पढ़ा था ना, याद है पावर का फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इससे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द पावर सप्लाइड बाय द मोटर, फोर्स गिवन है यानी कि वेट पुल बाय अ डिस्टेंस दिस। हाँ तो सही है। तो पावर बराबर हो गई क्या, कोई चीज नीचे से ऊपर मूव होती है, वर्क डन ओवर टाइम, और वर्क डन को हम किसके बराबर ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है WH/T। अगर इसको लिखना चाहें, अगर आपको याद आ रहा है फॉर्मूला पावर का, तो मेरे ख्याल से आपको याद आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और mg को आप W लिख सकते हैं। ये सब लिखवाए हुए हैं फॉर्मूले मैंने क्लास में, ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं। तो WH/T से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, WH/T। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके पावर का फॉर्मूला mgh/T से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट नीचे से ऊपर मूव कर रही है। वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स ऑन, अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर मूव करवाते हैं तो हमें पता है वर्क डन इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। मास कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, वर्क डन की वैल्यू, हाइट पर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी है। क्या लिखा हुआ है, द हाइट बाय विच इट इज रेज्ड। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर मूव करवा रहे होते हैं तो वर्क डन इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, और वर्क डन इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी के मतलब हाइट पे डिपेंड करेगी। अब आइए 7, क्या कह रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मास m। हमने पढ़ी थी ये बात, क्या पढ़ी थी, एक मिनट। नहीं है, क्या कह रहे हैं सवाल में, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास इन ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। अब बॉडी डिस्टेंस भी कवर कर रही है, मूव कर रही है। तो बॉडी जब मूव कर रही होती है तो आपको पता है ना उसका कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को इक्विवेलेंट टू वर्क डन ले सकते हैं। याद आ गया, बताई थी ना ये बात, जब भी कोई चीज मूव कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू क्या हो जाती है, वर्क डन हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क डन हो गई। अब वर्क डन आपको पता है किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, है ना। क्योंकि बॉडी के ऊपर क्या लग रही है, कोई ना कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही है। सवाल में सब कुछ बताया हुआ है, अगर आप सवाल पढ़ें, फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, और मूविंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। सही है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कांस्टेंट है एज इट इज। अगर आप सवाल पढ़ें तो बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी ना। और उसकी डिस्प्लेसमेंट को मैं हाफ AT² लिख सकता हूं। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जब उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई। और आगे सवाल में क्या कह रहे हैं कि बताइए, starting from s under the action of constant force is directly proportional to, जी क्या होगी। अब आपके सामने मैंने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया है, बता दें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहीं पे नजर आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फोर्स के होगी, बिल्कुल होगी। एक्सेलरेशन के होगी, टाइम के स्क्वायर से होगी। मास से क्या रिलेशन मिल रहा है, मास कहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से नहीं होगा। v की वैल्यू गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर आप फाइनल वेलोसिटी भी निकालें, फिर डिस्प्लेसमेंट भी, सारी चीजें निकालेंगे। हमें जो डाटा गिवन है हम उसको देखते हुए बात करेंगे ना। जब किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो बॉडी की एक्सेलरेशन हो गई कांस्टेंट, तो इसका मतलब फोर्स लग रही है और बॉडी को कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो जब डिस्टेंस भी कवर कर रही है तो वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्विवेलेंट ले लिया, वर्क डन के बराबर ले लिया। अब फोर्स तो कांस्टेंट है, इसको तो हम मूव नहीं कर सकते। अब बची क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम किस तरह, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन वी आई क्या है 0, तो बचेगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ कहीं पे मास नहीं है, तो मास से वैल्यू क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। बेटा 4 कौन सा करवा दूं, सबके फॉर्मूले लिख दिए मैंने, सबके फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पे। अब करवाने को क्या रहा है, 4 का आंसर ऑप्शन डी है, 1200। अब तो सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है आपको, और तो कुछ भी नहीं बचा। 2 किलोवाट लिखा हुआ है, बस किलोवाट को तो कन्वर्ट करना आता है ना बेटा, किलो हटता है तो 1000 आ जाएगा, तो वो 2000 वैल्यू हो जाएगी। फॉर्मूले तो सारे लिख दिए मैंने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, a lorry and a car moving with the same kinetic energy are brought to rest by applying the same retarding force, by applying the same retarding force। हाँ जी, क्या होगा, दो चीजें, एक लॉरी और एक कार है, दोनों काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है और उसके ऊपर सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जब मूव कर रही है तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, वर्क डन हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपके पास, वर्क डन के इक्विवेलेंट। अब वो क्या पूछ रहे हैं, तो बताइए, देन लॉरी विल कम टू रेस्ट इन अ शॉर्टेड डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी क्या है दोनों के लिए, सेम। दोनों के ऊपर फोर्स क्या लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं। तो जब दोनों के ऊपर फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो तीसरी बची क्या वैल्यू, डिस्टेंस। तो क्या डिस्टेंस भी इन दोनों के सेम होने की वजह से कैंसिल होने के बाद डिस्टेंस भी सेम नहीं आएगा दोनों का, आएगा या नहीं। जब दो वैल्यू सेम हो जाएं, तीन, अगर किसी फॉर्मूले के अंदर 3 चीजें आ रही हैं, 2 चीजें सेम हो जाएं, तो तीसरी चीज खुद ब खुद ही सेम हो जाएगी, होगी ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, अब जाहिर सी बात है किसी का मास ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम है, और किसी का मास ज्यादा आपके पास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो बैलेंस हो गई काइनेटिक एनर्जी। फोर्स दोनों पे सेम लगा रहे हैं, तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम है, फोर्स सेम लगा रहे हैं, तो दोनों कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेंगी, सेम। तो यही तो है इसका आंसर, ऑप्शन सी, बोथ कम टू रेस्ट इन अ सेम डिस्टेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 9, a lighter and a heavier body have equal momenta। जरा आंसर तो बताइए इसका, which one has the greater kinetic energy। पीछे से देख के नहीं बताना है, ऑप्शन को समझ के। मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी के मैंने 2 रिलेशन पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। मैंने बताई भी थी ये बात, जब वेलोसिटी का तस्करा ना हो तो आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। और जब मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, चैप्टर नंबर 3 याद आया, चैप्टर 7 का भी एक सवाल ऐसे ही था, मोमेंटम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी का मास से इनवर्स रिलेशन, याद आया वो सवाल, क्लास में करवाया था, याद आया ना। काइनेटिक एनर्जी का मास से इनवर्स रिलेशन क्यों पढ़ा था, जब मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी का मास से क्या रिलेशन बनता है, इनवर्स।
तो अब इनवर्स रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। सही। अ बॉडी एट रेस्ट मे हैव डेफिनेटली एनर्जी। बॉडी के पास एनर्जी हो सकती है क्योंकि ड्यू टू इट्स पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बॉडी के पास। इलेवन करवाने की जरूरत तो नहीं। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेस एंड टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से? स्क्वायर में डायरेक्ट रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से क्या रिलेशन है? स्क्वायर में डायरेक्ट। तो अगर मोमेंटम n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? n स्क्वायर टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? n स्क्वायर टाइम्स। अब देखें इसी का उल्टा सवाल क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ है। अंडर रूट क्यों आएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर में, तो अगर p की वैल्यू n पुट करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? n स्क्वायर आएगी ना मेरे पास। रूट कैसे आएगा? रूट क्यों आ गया? मोमेंटम की वैल्यू कितनी गिवन है सवाल में? n। तो अगर मैं मोमेंटम की जगह n पुट करूं तो n का स्क्वायर बनेगा ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? n स्क्वायर टाइम्स। मोमेंटम n टाइम्स। अगर मैं कहता मोमेंटम ट्वाइस हो रहा है तो आप कहते हैं ना काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4। तो अगर मोमेंटम n हो रहा है तो n का स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। जब मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो मोमेंटम कंजर्व का हम ये रिलेशन लेते हैं, वेलोसिटी से नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9 का रिवर्स पूछा हुआ है। अ लाइटर एंड अ हेवियर बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? ये 2m इधर आकर मल्टीप्लाई है, तो मोमेंटम का मास से क्या रिलेशन बन गया? डायरेक्ट बन गया। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। रूट टाइम्स क्यों नहीं बेटा? अभी तो समझाया रूट टाइम्स क्यों नहीं। अगर मैं इस सवाल में ये कहता कि बॉडी का मोमेंटम ट्वाइस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? आप कहते ना 4 टाइम्स, क्योंकि मोमेंटम अगर ट्वाइस हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4। तो अगर मोमेंटम n हो रहा है तो n का स्क्वायर n स्क्वायर आएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? n स्क्वायर टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यही रिलेशन है। इसी रिलेशन को अगर मैं यूज करके ऐसे लिख दूं 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर दो बॉडीज की सेम है तो मोमेंटम का क्या रिलेशन बनेगा? डायरेक्ट रूट में। तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैवी बॉडी। 13. A ball is released from certain height. It loses 50% of its kinetic energy on striking the ground. It will attain a height again equal to, ये तो नॉर्मल बेसिक सवाल है। हाँ जी, आंसर बताइए इसका। सही, हाफ हो जाएगी ना हाइट, क्योंकि जो भी हाइट है वो 100% काइनेटिक एनर्जी पे है, और जब टकराने के बाद उसकी एनर्जी ही आधी हो गई तब वो कितनी हाइट कवर करेगा? हाफ। Which one of the following is not a conservative force? क्लास में बताई थी कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाते हुए ये बातें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस। याद है मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी मैंने कहा था कंजर्वेटिव फील्ड तो होती है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। प्लस मैंने इसके एडिशन में ये बात भी कही थी क्लास के अंदर लेक्चर में कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है। यूनिफॉर्म
यानी कि उसके अंदर वेरिएशन ना आ रही हो। तो लिहाजा कौन सी आपके पास हो रही है? फ्रिक्शनल फोर्स। 9 और 12 में कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा। 9 में दो बातें हैं। 9 में कह रहे हैं मोमेंटम कंजर्व, तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का मास से क्या रिलेशन? इनवर्स। मोमेंटम कंजर्व। 12वें में कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो कांस्टेंट हो गई। इसमें मोमेंटम कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास से इनवर्स। 12 में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, यहां मोमेंटम कांस्टेंट, यहां काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। तो मोमेंटम का मास से इधर क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई कराओ, तो मोमेंटम का मास से क्या रिलेशन बनेगा? डायरेक्ट बनेगा ना। तो जब मोमेंटम का मास से डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अब हो गया क्लियर भाई? अब हो गया क्लियर? सही है। इसमें मोमेंटम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी मास का रिलेशन। इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मोमेंटम और मास का रिलेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बेटा दो चार्जेस हैं, अब वो चार्जेस जो होंगे वो चेंज तो नहीं होंगे, तो लिहाजा वो यूनिफॉर्म फील्ड ही बनाएंगे ना। 2404 आपसे कह रहा हूं। सही है। 8 दोबारा बता दूं बेटा, 8 में क्या था? सवाल में कह रहे हैं दोनों लॉरी और कार की काइनेटिक एनर्जी सेम है और दोनों के ऊपर फोर्स सेम लगाई जा रही है। तो जब फोर्स सेम लगाएं, काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो तीसरी वैल्यू भी तो इन दो की वजह से सेम हो जाएगी ना। तो जब डिस्टेंस सेम हो गया, तो यही तो लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, बोथ कम टू रेस्ट इन सेम डिस्टेंस। ठीक है। A man pushes a wall and fails to displace it. He does definitely no work at all. You lift a heavy book from the question number 16 का आंसर बताएं। सेमी सर्किल में वर्क जीरो होगा बेटा। वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब बता चुका हूं, जीरो ही होता है। हाँ जी। You lift a heavy book from the floor of the room and keep it in the bookshelf having a height of 2 meter. In this process, you take 5 seconds. The work done by you will depends on. Definitely जब किसी चीज को हम नीचे से ऊपर रख रहे होते हैं, तो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। तो mgh का मतलब mg को मैं w लिख सकता हूं, ये वर्क डन है। तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा वर्क डन? दो चीजों पे, दैट इज वेट ऑफ द बुक, h हाइट ऑफ द शेल्फ। इस टाइप का सवाल मैंने ग्रेंट असेसमेंट में भी दिया था कि एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट को इतने सेकंड में ऊपर रख रहा है और वही ऑब्जेक्ट को दूसरा पर्सन इतने सेकंड में रख रहा है, तो बताइए दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में क्या रेशो होगा? तो आंसर 1:1 था उसका। क्यों था? क्योंकि टाइम डिपेंडेंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी पर, और पोटेंशियल एनर्जी वेट और हाइट पर डिपेंड कर रही है। तो वेट, दोनों ने सेम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर रखा, तो दोनों के लिए वेट कांस्टेंट। उसी हाइट पे रखा, दोनों के लिए हाइट भी कांस्टेंट, तो दोनों का वर्क डन भी तो सेम हो जाएगा ना। फिर टाइम से मैटर नहीं करती ये बात। एटीन बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ पावर चेंज हो जाएगी, लेकिन उस सवाल में पावर की बात नहीं करी हुई थी। पावर तो चेंज हो जाएगी क्योंकि पावर टाइम से डिपेंडेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की डबल हो रही है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगी, तो एफ इंटू डी वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास? 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 टाइम्स। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बेटा।
बेटा आ रहा हूँ, अभी 17 करवाया तो आगे 18 और 19 भी करवाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा। नाइनटीन, two bodies of masses 1 kilogram and 5 kilogram are dropped gently from the top of a tower. At a point 20 centimeter from the ground, both the bodies will have the same. जी 18 बता दिया बेटा, 18 का आंसर 4 टाइम्स हो जाएगा। फोर्स डबल, डिस्प्लेसमेंट डबल, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। हाँ जी, दोनों के बाद 20 सेकंड, सॉरी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, क्या सेम होगा, मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम डिफरेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी भी मास पे डिपेंड करती है, तो दोनों के मासेस डिफरेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी, सही है, क्यों, मैं बता देता हूं। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करवा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है 1 किलोग्राम, एक का मास है 5 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम वाली बॉडी है, ऊपर से नीचे दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। सवाल में क्या पूछ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, तो जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, तो वी एफ किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 2as के, इसके लिहाज से। तो क्या इसके लिहाज से भी ये नहीं होगा, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, दोनों ग्राउंड से कितने ऊपर है, अगर ये ग्राउंड है तो दोनों ग्राउंड से कितने ऊपर है, 20 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, तो इसका मतलब दोनों ने सेम हाइट कवर करी ना ऊपर से नीचे आते हुए। तो जब दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ऊपर से नीचे आते हुए, और ऊपर से जब भी कोई चीज नीचे आती है तो हम ए को जी से रिप्लेस करा देते हैं, तो दोनों के लिए एस सेम, दोनों के लिए हाइट क्या हो गई, सेम हो गई ना, जो एच हाइट इसकी है वही हाइट एच ये भी कवर कर रहा है, तो दोनों की हाइट सेम, दोनों के लिए ग्रेविटी कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी 0, तो लिहाजा दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर अबव, सेम आ जाएगी या नहीं। क्लियर हो गया ये पॉइंट, सही है बच्चों। आप लोग यकीन करें, मैंने पंजाब में जो टेस्ट लिए गए हैं अभी ग्रैंड असेसमेंट रिसेंटली, नाम नहीं लूंगा सेंटर्स का, उनके पेपर्स भी देखें, सही है, क्योंकि उन्होंने भी नेशनल एमटी कैट के लिहाज से बनाया है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पंजाब साइड पे भी, इस्लामाबाद साइड पे भी जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, उनके पेपर भी मैंने देखे, हो सकता है आप लोगों ने भी देखे हो, सही है। उनकी फिजिक्स जब मैंने देखी, मैं अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिहाज से बताऊंगा बात, आप यकीन करें, उनकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स मुझे कंपैरेटिवली अपने टेस्ट पेपर से ज्यादा आसान लगी। यकीन करें, मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप लोगों के पास भी हो तो जाके देखिएगा, मुझे वो पेपर्स कंपैरेटिवली आसान लगे जो हमने यहाँ पे ग्रैंड टेस्ट लिया उससे। और उसमें ये बात भी मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल ज्यादा थे वहां पे, जो ग्रैंड असेसमेंट टेस्ट लिए गए हैं उनमें फिजिक्स में ज्यादा न्यूमेरिकल थे, थ्योरी कम थी, और न्यूमेरिकल बहुत नॉर्मल से थे, न्यूमेरिकल बहुत नॉर्मल से थे, वो ऐसे थे कि हमने उससे बहुत हायर लेवल पे जाके भी न्यूमेरिकल्स करें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी करें, ठीक है।
नंबर 20 करवाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन। nth सेकंड वाला फॉर्मूला याद है? Sn इज इक्वल टू वी आई प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। सही है ना? अब फर्स्ट सेकंड के लिए, अगर हम फर्स्ट सेकंड के लिए बात करें, दोनों जो बॉडी है वो ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। और ऊपर से नीचे आते हुए ए को किसके बराबर लेते हैं हम? जी के बराबर लेते हैं। तो वी आई जीरो हो गया, ए अपॉन टू यानी कि जी अपॉन टू, तो जी अपॉन टू को डायरेक्ट 5 लिख दूं तो ये हो गया 5। तो फर्स्ट सेकंड में एन की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1, आंसर आ गया डिस्टेंस 5, S1 5 आ गया। अभी बता रहा हूं आगे। सेकंड सेकंड के लिए वी आई तो जीरो होगा, इसको कांस्टेंट में 5 कर दूं 10 अपॉन 2 को। सेकंड सेकंड के लिए एन की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, आंसर क्या आ गया डिस्टेंस का? 15। कि वो फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगी, अपने सेकंड सेकंड में इतना कवर करेगी। अब थर्ड सेकंड में निकाल लेते हैं, 5 कांस्टेंट, थर्ड सेकंड के लिए इनकी वैल्यू 3, 2 3 जा 6 माइनस 1 5, आंसर इज 25। तो आपके 3 डिस्टेंस आ गए। सही है? आपके पास 3 डिस्टेंस आ गए। टू 304, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अब आपके तीनों डिस्टेंसेस आ गए 5, 15 और 25। क्या कह रहे हैं सवाल में? द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स F की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। सही है? तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट सेकंड में उसने 5 कवर करा, सेकंड सेकंड में 15 कवर करा, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा? 25। तो आपसे रेशियो पूछ रहे हैं, तो जरा तीनों का रेशियो तो निकालें। तो जो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से रेशियो होगा वही वर्क डन का रेशियो बनेगा ना, क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, जो फोर्स लग रही होगी जमीन से वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, और वेट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मास की वैल्यू कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी। तो सिर्फ वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे। तो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन के रेशियो अगर हम निकालें तो वो डिस्प्लेसमेंट के रेशियो के इक्विवेलेंट होंगे। तो 5 रेशियो 15 रेशियो 25, तीनों 5 से कैंसिलेबल हैं, 1 3 5। तो राइट आंसर इज 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है, चलें जी, ये हो गया चैप्टर नंबर 7। अच्छा, 8 में कुछ सवालों में जो करेक्शन है पहले तो वो करेक्शन कर लें, जरा आंसर की निकालें। 1939 बेटा मैंने आपका मैसेज देख लिया, मैं करवाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, जरा देख लेता हूँ। बेटा मैंने अभी बताया कि चैप्टर नंबर 9 जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया, आप उसको छोड़ सकते हैं। सही है? चैप्टर नंबर 10 वे आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी कहीं पे मुझे नजर नहीं आया, आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि उसमें रिफ्रैक्ट बेहतरीन चीज है, मतलब आपको कोई फिर डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने कहा है कि वो पीएमसी के सिलेबस से अकॉर्डिंग पेपर ही पूरा बनाएंगे, तो सही है, आप इन चीजों को स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 9 जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरफेरेंस है, नहीं लिखा हुआ कहीं लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है, वो तो हमने करा ही है। चैप्टर 10 कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल कहीं नहीं लिखा हुआ, चलें कर दें। ठीक है, तो ये चीजें आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 6 में आपका ग्रेविटेशन का बेसिक फॉर्मूला जहन में रखिएगा, बाकी उन्होंने हाइट और ये सब के बारे में बात नहीं करी। सर्कुलर मोशन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह देख लीजिएगा लाजमी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, और स्केप वेलोसिटी भी देख लीजिएगा। जी जी, ये चैप्टर 8 है, साउंड का टॉपिक।
अच्छा जी, तो पहले तो जरा आंसर की इसकी ओपन करके कुछ करेक्शन करवा रहा हूँ, उसको कर लें, फिर आप लोग सवाल बता दीजिएगा तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, क्योंकि डेफिनेटली 11 में क्या कह रहे हैं, सिंपल पेंडुलम। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड थोड़ी करता है, टाइम पीरियड उसका नहीं करता ना। टाइम पीरियड से इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट होता है, साइज से भी इंडिपेंडेंट होता है, मटेरियल से भी इंडिपेंडेंट होता है, ये बात हमने पढ़ी थी ना। तो 11 का आंसर ऑप्शन सी होगा। 36, 36 आंसर की में करेक्शन कर लें बेटा। 36, 36 का आंसर ऑप्शन आपके पास ए होगा। चैप्टर 8 बेटा, चैप्टर 8 बता रहा हूं। चैप्टर 5 लेक्चर कर लें, इनफ है बेटा, चैप्टर 5 तो लेक्चर काफी है। 36 का ए, 39 का डी डॉक्टर, 39 का डी डॉक्टर, 39 का डी बेटा, चैप्टर नंबर 8, 39 का डी डॉक्टर, 40 40 बी बॉल, 40 बी बॉल, 40 40 का बी बॉल, 41, ये एक साथ 3 4 की सीक्वेंस आउट हुई थी, बिल्कुल ऊपर नीचे हो गए थे सब, क्या लिख दिया था। 41 डी डॉक्टर, 41 डी डॉक्टर। साउंड पोलराइज नहीं होती, साउंड वेव्स का आप पोलराइजेशन नहीं कर सकते, साउंड वेव्स में डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन सब होती है। रिवर्स वेरिएशन टाइम बेटा, जो टकराकर साउंड दोबारा आती है ना, रिवर्स होती है, जो इको जनरेट होता है, उस टाइम को बोलते हैं रिवर्स वेरिएशन। अच्छा जी, 41 का क्या हो जाएगा, डी। 42 सी, 42 का सी, 42 सी, 40 का आंसर बी बॉल है बेटा। जी, साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, मैंने ऐसा सवाल भी दिया था ग्रैंड असेसमेंट या ग्रैंड टेस्ट में। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा सवाल है जो आप लोग कह रहे हैं कि सर ये करवा दें। पहले मैं 1 से लेकर 5 तक में पूछ रहा हूँ, 1 से लेकर 5 तक में बताइए, 1 से लेकर 5 तक में बताइए। पहले 1 से लेकर 5 तक में बताइए कौन सा सवाल। अच्छा, जबरदस्त, कोई भी नहीं। 1 and 2 समझाऊं। द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल पीरियड एट राइट एंगल टू ईच अदर विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। बेटा जब दो वेव्स 180 डिग्री के फेज रिवर्सल पर होती है, तो लेक्चर का टॉपिक है। एक वेव ये रही, एक वेव ये रही, तो जब ये 180 डिग्री के फेस रिवर्सल पे होकर सुपर इम्पोज होंगी, तो क्या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगी? क्या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगी? क्या 180 डिग्री फेस रिवर्सल वाला टॉपिक याद नहीं है? लेकिन अब देखें ना, यहां पर आ गया ना चैप्टर 9, ये चीज हमने 9 में पढ़ी थी, 8 में नहीं थी। ये चीज हमने 9 में पढ़ी थी, 8 में नहीं थी, लेकिन इंटरफेरेंस हमने असल पढ़ी है 9 में। सही है। Two mutually perpendicular simple harmonic vibration have same amplitude, frequency and phase. When they superimpose, the resultant form of vibration. सिंपल सी बात, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब आपके पास सिंपल हार्मोनिक, ऊपर भी तो यही कहा हुआ था, राइट एंगल, ऊपर वाली
सेंटेंस को पढ़े, नीचे पढ़े, उसमें भी यही कहा हुआ था, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर आ रहे हैं, परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं, 180 का फेस डिफरेंस है, यहां पर भी परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे ना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। थ्री में रेजोनेंस, फोर्स वाइब्रेशन, क्यों? रेजोनेंस याद है, प्रैक्टिकल भी है आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर, रेजोनेंस ट्यूब का। एक आपके पास ग्लास की ट्यूब होती है, उसके अंदर आप ट्यूनिंग फॉर्क को जब एंटर करते हैं, तो वो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आपके ट्यूनिंग फॉर्क वाली फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो लाउडर साउंड सुनाई देती है ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से। वो जो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है वो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस खुद ब खुद तो नहीं हो सकती ना, मतलब एक ट्यूब के अंदर आपने वाटर फिल कर दिया, सही है, और उसके अंदर खुद ब खुद ही साउंड प्रोड्यूस तो नहीं होगी, आप ट्यूनिंग फॉर्क के जरिए वाइब्रेशन परफॉर्म करते थे ना, साउंड प्रोड्यूस करते थे, तो कैसी वाइब्रेशन कैसी हो गई है, रेजोनेंस कब होती है, क्या फोर्स वाइब्रेशन नहीं हुई, आपने खुद एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको वाइब्रेशन परफॉर्म करवाकर इस फिनोमेना को करवाया, तो रेजोनेंस आपके पास क्या होती है, एक फोर्स वाइब्रेशन होती है। M suspended from a spring is 2 seconds, then the period of mass 4m will be। क्वेश्चन नंबर 5 अगर न्यूमेरिकल की बात करें, तो अगर आपको याद हो तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 2.√m/k, तो टाइम पीरियड का मास से क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट, तो हम लिख सकते हैं ना T1/T2 √m1/m2। तो मासेस क्या है, हमें निकालना क्या है, 4m मास का, तो T1 की वैल्यू हमें 2 सेकंड गिवन है, T2 हमें निकालना है, मास m1 जो है वो m है, और m2 कितना है, 4m है, m से m कैंसिल, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2, तो T2 किसके बराबर आ गया, 4 सेकंड के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 5 ये न्यूमेरिकल था। द टाइम पीरियड ऑफ अ मास, पहले मैं न्यूमेरिकल्स करवा दूं जो मैं समझता हूं कि करवा दूं, सही है। The time period of a mass suspended from a spring is T. If the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the part, एक स्प्रिंग है, उसको 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया गया है, 4 इक्वल हिस्सों में, और उस एक से एक मास को अटैच कर दिया, तो अब वो पूछ रहे हैं देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी। अब सुने मेरी बात गौर से, जो भी कोई स्प्रिंग हो, अगर उसको जितने इक्वल पार्ट्स में तोड़ा जाए, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी n टाइम्स ऑफ k। यहां पर n किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ पीसेस को, मतलब अगर इस वक्त स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, सपोज करने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं, इस वक्त स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 10 न्यूटन, F इज इक्वल टू kx होता है ना, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। सपोज के k की वैल्यू इस वक्त है 10 न्यूटन पर मीटर, में तोड़ दिया, तो अब अगर वो आपसे ये पूछे एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी अब स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो आप इस शॉर्टकट को याद रखिएगा, k डैश इक्वल्स टू n k, तो नई वैल्यू हो गई एक की k डैश, कितने हिस्से, सपोज कह रहा हूं 4 हिस्सों में, क्या हो गई 4, ये k क्या है, पहले वाला स्प्रिंग कांस्टेंट, पहले वाला स्प्रिंग कांस्टेंट, तो अब जो नई स्प्रिंग होगी उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब जरा इस लॉजिक से, अब जरा इस लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। ये मैंने शॉर्टकट बता दिया ना, k डैश इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ k। क्या कह रहे हैं,
टाइम पीरियड का के से क्या रिलेशन है? इनवर्स। टाइम पीरियड का के से क्या रिलेशन है? इनवर्स। अब अगर एक स्प्रिंग को कितने हिस्सों में तोड़ लेंगे? कितने हिस्सों में? 4 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो जब 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया तो वैल्यू के डैश की बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बताइए बताइए पहले। ओके, इंक्रीज। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज या इंक्रीज? टाइम पीरियड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? टी का रिलेशन के साथ क्या है? इनवर्स। तो लिहाजा के इंक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज। तो टाइम पीरियड डिक्रीज होकर कितने टाइम्स वैल्यू हो गई के डैश की? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 4 पुट करें, इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा? √4 इज 2। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब आपको नीचे कंडीशन दी हुई है। अगर आपको याद हो, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है √, जी ठीक है, 2π√L/g। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा था? टी डैश इक्वल्स टू, ये रिलेशन याद है ना, लिखवाया था मैंने, ये शॉर्टकट लेंथ के लिहाज से लिखवाया था। तो क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि टाइम पीरियड अगर क्या कर दें, हम डबल कर दें, तो इसका मतलब टी कर दें, नई लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैंसिल। तो लेंथ कितनी आ गई? स्क्वायर खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेंथ कितनी हो जाएगी पहले वाली लेंथ से? लेंथ कितनी हो जाएगी पहली वाली लेंथ से? 4 टाइम्स हो जाएगी ना, क्योंकि टाइम पीरियड डबल हो रहा है। तो 2π तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट। तो अगर टाइम पीरियड को डबल करना है तो लेंथ को कितना करना पड़ेगा? 2। तो 2 करेंगे तो √2 रहेगा आंसर। तो रूट के अंदर क्या वैल्यू को पुट, 4 पुट करेंगे तो रूट से बाहर आकर 4 क्या हो जाएगा? 2। तो लेंथ को कितने टाइम्स, मैंने सॉरी दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। अभी जो मैं समझ रहा हूँ पहले वो करवा दूं, फिर आप लोग अपने बता दीजिएगा, फिर भी कोई एक आध सवाल है। पहले जो न्यूमेरिकल टाइप के मैं समझता हूँ वो बता देता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ माइन, माइन का मतलब डेप्थ। डेप्थ में वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज। तो अगर हम माइन की बात करें तो माइन के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। तो टाइम पीरियड का ग्रेविटी से क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो अगर ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड माइन के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लिहाजा इसका आंसर है ग्रेटर देन टी। तो अगर सरफेस पे टाइम पीरियड टी है तो माइन के अंदर क्या होगा? टी से ग्रेटर होगा। हाइट पे भी यही फिनोमेना होगा, क्योंकि हाइट पे भी क्या होती है आपके पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही होती है। हाँ जी, 9। अब सुनिएगा गौर से, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g। ये होता है जब ट्रेन रेस्ट में है तो उस वक्त टाइम पीरियड जो है वो टी आ रहा है पेंडुलम का। अब ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू हो गई। अब जब ट्रेन मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो अब जो उसके पास इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगी वो ये हो जाएगी। एलिवेटर का केस याद है? अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। माइन क्या है? माइन डेप्थ, कान जिसको कहते हैं ना उर्दू में, माइन। हाँ जी,
अगर ट्रेन मूव कर रही है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो उसकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जी प्लस ए। तो अगर जी प्लस ए हो जाएगी तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन की जगह यहां पर ट्रेन की मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स का भी याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, सेकेंड ईयर फिजिक्स का। जब कोई बॉडी रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करती है तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये सब बातें याद आ रही है ना। तो जब मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा पेंडुलम का, क्योंकि अगर ट्रेन मूव कर रही है तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मास क्या हो जाता है, ज्यादा होता है ना। तो मास ज्यादा, उसका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। याद आ रहा है बच्चों, 17 सेकेंड ईयर फिजिक्स। तो जब ट्रेन मूव कर रही है तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो गई, जी प्लस ए। जब इफेक्टिव एक्सीलरेशन जी प्लस ए हो गई तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड वाली, इंक्रीज। तो जब डिवाइड वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मूविंग ट्रेन में, डिक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं, नहीं आया समझ, दोबारा बता देता हूं। इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। अब जब ट्रेन मूव कर रही है तो जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जी प्लस ए। अब अगर मैं यहां पर नया टाइम पीरियड निकालूं तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू बड़ी होगी या ये वैल्यू, डेफिनेटली जी प्लस ए वाली वैल्यू ज्यादा। तो जब डिवाइड वाली वैल्यू ज्यादा तो इसका इससे रिलेशन इनवर्स, ये ज्यादा टाइम पीरियड कम। तो ट्रेन जब मूव कर रही होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हो गया क्लियर बेटा, अब हो गया क्लियर। जी प्लस ए समझ नहीं आया बेटा, जी प्लस ए क्यों हो रहा है, एलिवेटर के केसेस याद हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फॉर्मूले बताए थे। अपवर्ड में जी प्लस ए होता है, डाउनवर्ड में जी माइनस ए होता है। तो यहां पर भी जब कोई बॉडी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्या आपने चैप्टर नंबर 17 के अंदर ये चीज नहीं पढ़ी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका मास क्या हो जाता है, रिलेटिविस्टिक मास बढ़ जाता है। मास बढ़ने का दूसरा मतलब क्या हुआ, उसका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या पेंडुलम के फॉर्मूले में हम वेट की मदद से नहीं ड्राइव करते थे टाइम पीरियड का फॉर्मूला। एलिवेटर में भी क्या होता है, ऊपर जा रहे होते हैं तो वेट इंक्रीज होता है तो जी प्लस ए लिखते हैं ना। एलिवेटर में अपवर्ड में वेट इंक्रीज, तो यहां पर मूविंग में भी मास इंक्रीज, मास की वजह से वेट इंक्रीज, वेट इंक्रीज क्यों हो रहा है, जी प्लस ए की वजह से। अब आ गया समझ, अब आ गया समझ, चलें। द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट। अब देखें बेटा बात वही आ रही है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, आप लोग मुझे ग्रेविटेशन छोड़ने को कह रहे हैं। चैप्टर 10 आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं अगर आपने ग्रेविटेशन छोड़ दिया। अब मुझे बताएं, अगर आपने 6 छोड़ दिया तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है। बेटा कहीं ना कहीं लिंक बन जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जितना पढ़ाया उतना पढ़ के चले जाएं। मैंने पहले यही बोला लेकिन सबने, मतलब मैं क्या वर्ड यूज करूं कि क्रिटिसाइज करा या क्या करा, ये बोला गया बच्चों ने सर ये तो है ही नहीं, आपने बिला वजह में करवा दिया। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर पेंडुलम के सवालों में इस टाइप के सवाल दे दें तो आप क्या करेंगे फिर। तो बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है, क्या पेंडुलम आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैं आप लोगों को फिर यही कहूंगा बेटा, जब पढ़ ली है ना चीजें एटलीस्ट 10 आप कर लें। थोड़ा सा इंटरफेरेंस का टॉपिक भी एटलीस्ट जो बेसिक है ना उसकी वो जरूर पढ़ लीजिएगा, जो बेसिक है इंटरफेरेंस की। क्योंकि चैप्टर 8 में इंटरफेरेंस नहीं पढ़ी हमने, 9 में पढ़ी है, तो फिर 8 के अंदर हमें समझ में आई हैं चीजें। तो बेसिक चीजों को जरूर जहन में रखिएगा। तो मेरा यही है आप लोगों को कि प्लीज आप लोग जो है वो
बेटा मुझे पता है चैप्टर 6 से रिलेटेड उन्होंने नहीं दी, मैं फिर कह रहा हूं कि बेटा कुछ ज्यादा करके चले जाएं, कम करके मत जाएं। एक चीज पढ़ी है, पूरे साल पढ़ी है बेटा, पूरे साल पढ़ी है। कोई मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैंने आपको 2 दिन पहले एक चीज पढ़ाई है, नई चीजें पढ़ के चले जाएं। चैप्टर 6 सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा है, हर क्लास में मैंने तकरीबन पहला चैप्टर वही पढ़ा है। तो एक चीज आप लोग इतने अरसे से पढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया, टेस्ट भी दिया है उसका और ग्रैंड असेसमेंट में भी उसकी तैयारी करी थी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों जा रहे हैं कम की तरफ सिर्फ? आप सेफ साइड रखें अपने आप को, तो स्टूडेंट तो वैसे ही अपने आप को सेफ साइड रखते हैं, आप लोग क्यों सोच रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ी बहुत एक आध चीजें जरूर फॉर्मूले इसके भी देख लीजिएगा। खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बाद में क्लेम करते रह जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। वो भी तो नहीं पता कि वो बुकलेट दें या नहीं दें। पीएमसी अभी नम्स का टेस्ट हुआ था, आपको मिली आंसर शीट, क्यों नहीं दी? आपने क्लेम करा, आपका राइट था, जाके करते ना क्लेम। क्या आपने हमें हमारी आंसर शीट क्यों नहीं दी? बच्चे तो ये बोल रहे हैं ना सर हमारा तो ये स्कोर है ही नहीं, हमारा तो टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, क्यों नहीं करा जाके क्लेम नम्स में? बोलते जाकर कि हमें हमारी आंसर शीट दें, हमें चेक करने हैं, जो आपने आंसर की लगाई है गलत है। नहीं करा ना क्लेम, क्यों नहीं करा? करना चाहिए था आंसर। भाई कार्बन कॉपी तो आपका राइट है ना, क्या आप देखकर चेक तो करेंगे मेरे ये मार्क्स जो हैं वो सही भी हैं या नहीं? आपके पास तो कार्बन कॉपी नहीं थी। हाँ तो बस बात वही आ गई ना, क्यों आनी है? आपको पता है नम्स वहां नहीं बोल सकते कुछ भी। बात वही आ गई कि वहां पे नहीं मिली ना आपको कार्बन कॉपी, अगर यहाँ पे भी इन्होंने नहीं दी तो आप क्या क्लेम करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप। उनके पास तो यही ऑप्शन होगा, बोलेंगे आपने वहां पे करा था नम्स में जाके, ना आपको कार्बन कॉपी दी उन्होंने, ना आपको बुकलेट दी, क्या कर लिया आपने? कुछ भी नहीं। तो अगर यहाँ पे भी नहीं देंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो भी यही कहेंगे कि जब नम्स में नहीं दी हमने भी नहीं दी। नम्स का ही तो सिलेबस फॉलो हो रहा है, नम्स वालों नहीं बनाया ना। तो इसलिए बेटा सेफ साइड रखें अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर ट्वाइस, एक प्लैनेट का मास ट्वाइस ऑफ मास और उसका डायमीटर भी कितना है? ट्वाइस। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला था, याद है ना? एम डैश वैल्यू ओवर आर डैश वैल्यू का स्क्वायर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? एम डैश वैल्यू इज ट्वाइस, आर डैश वैल्यू जो डी डैश होता है वही आर डैश होता है, 2 का स्क्वायर 4। तो ग्रेविटेशन क्या हो गई? हाफ। ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे क्या हो गई? हाफ। तो जब ग्रेविटी हाफ हो गई तो ग्रेविटी के लिहाज से अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ये शॉर्टकट था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। तो क्या आ जाएगा? सेकंड पेंडुलम है ना यहाँ पर, तो सेकंड पेंडुलम के लिए टी की वैल्यू होती है 2 सेकंड और जी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? हाफ। तो 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2/√2। ठीक है, तो आपने पहले चैप्टर 6 की मदद से इस फॉर्मूले को यूज करके आपने वैल्यू निकाली, देन फिर इस शॉर्टकट को जो हम पढ़ चुके हैं पुट करके टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल ली। अच्छा जी, बाकी 11 मैंने अभी आपको बता दिया था कि टाइम पीरियड जो है वो ना तो मास पे डिपेंड करता है ना मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो ये हम क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एलिवेटर की केबल ब्रेक हो जाए तो एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करेगा, याद है ना? और डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, तो जी माइनस जी जीरो। तो हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम्स होने का मतलब क्या है? इनफाइनाइट टाइम्स होने का मतलब ये है कि पेंडुलम अगर उस वक्त ऑसिलेट करके यहां मौजूद है तो वो यहीं पर ही रहेगा।
ऑसिलेट नहीं करेगा। अगर फ्री फॉल केस हो जाए तो फ्री फॉल केस में क्या होगा, पेंडुलम टाइम क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब जो बॉडी जहां है वहीं पर ही रहेगी स्टिल। तो इसका मतलब आंसर 12 का क्या हो जाएगा, इट डज नॉट ऑसिलेट एट ऑल। जी बच्चों, आवाज आ रही है ना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही उससे परेशान तो नहीं हो गए ना? मैंने आपको रियलिटी बताई है जो है आपके सामने। उस वक्त क्लेम करते रह जाएंगे, पता नहीं कब जाकर क्या हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सवाल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकेंड। ये रहा सवाल, यहीं पे करवा देता हूँ। 13, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो टी की जगह 2 आ गया। और क्या कह रहे हैं, लेंथ इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। तो एल डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 का रूट होता है 2, 2 2 जा 4। तो आंसर कितना हो जाएगा टाइम पीरियड का, 4 सेकेंड। मैं भी तो यही कह रहा हूँ बेटा, आंसर की देनी चाहिए। मुझे पता है आंसर की देनी चाहिए, एटलीस्ट आप लोग अपनी गलतियां तो देखें ना। किसी को बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है? आंसर की दे दें बच्चों को, अपने सामने आंसर की मौजूद होगी उनकी, वो खुद ही अपने हाथ से चेक करके समझ जाएंगे, हाँ भाई मेरी गलती है। अब जब आंसर की सामने आपके कार्बन कॉपी आपको नहीं होगी तो आपको ये भी जहन में आ रहा होगा, नहीं मेरे तो इतने गलत हो ही नहीं सकते, मेरा तो ये भी सही था, मेरा तो ये भी सही था, ऐसा कैसे हो गया? लास्ट ईयर भी नहीं, लास्ट ईयर कार्बन कॉपी मिली थी। लास्ट ईयर कार्बन कॉपी नम्स में दी गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। पेपर नहीं मिलता नम्स का कभी भी, लेकिन कार्बन कॉपी जरूर दी गई थी लास्ट ईयर, मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? पेपर नहीं देते ये। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन कर दो बेटा। 12 में ये था ना कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही है, तो फ्री फॉल एलिवेटर का केस अगर आपको याद हो, तो फ्री फॉल में हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो इनफाइनाइट टाइम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो जहां है वहीं पर ही स्टिल हो गई, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो इसका मतलब जब स्टिल हो गई वो चीज, तो वो अब ऑसिलेट थोड़ी करेगी, इसलिए इसका आंसर क्या है, इट डज नॉट ऑसिलेट एट ऑल। 14 में कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं कि अगर एक वुडन बॉल से रिप्लेस कर दें मेटल बॉल को, तो हमने पढ़ी है ये चीज कि मटेरियल पे डिपेंड टाइम पीरियड नहीं करता। अब आप लोग देखें ना, सब मुझे ये बोल रहे हैं कि सर हमने अपने नम्स का टेस्ट देने के बाद आकर अप्रॉक्सीमेट मार्क्स निकाले, तो हमारे लिहाज से जो मार्क्स हमें शो हुए वो 20-25 मार्क्स कम थे। अब इसमें मैं क्या जवाब दूं? आप लोग आप लोग खुद समझदार हैं, आंसर की भी नहीं मिली। चलें जी, आगे बढ़ते जाते हैं। मैं जो जो न्यूमेरिकल टाइप के सवाल आते हैं थोड़े जल्दी जल्दी करवा दूं आप लोगों को, फिर आप लोगों को चैप्टर 4 में भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं 4 पे भी आ जाऊंगा, फिर 4 भी करते हैं फिर। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 15 में भी कोई मसला नहीं है, टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहेगा। क्योंकि क्या कह रहे हैं कि बॉब का मास 30 ग्राम, उसको रिप्लेस कर दिया 90 ग्राम के मास से, तो मास से तो टाइम पीरियड वैसे भी इंडिपेंडेंट होता है, तो टाइम पीरियड वही रहेगा 15 का, यानी कि 2 सेकंड। मून, याद रखिए बेटा, ये बात ध्यान में रखनी है कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ होती है, ये बात याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मून पर जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 टाइम्स होती है। तो अगर हम मून पर टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड इज 2 π√L/g, तो g की जगह 1/6, तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा,
अंडर रूट 6 टाइम्स, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? अंडर रूट 6 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लिहाजा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सही है। 1/6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ होती है बेटा, लिख लीजिएगा इस बात को, वैसे तो याद होगी बहुत सौ को। अब आइए 17 पे, वही बात आ गई। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। क्या कह रहे हैं? सिंपल पेंडुलम एक कार की सीलिंग के साथ हैंग हुआ है, अभी कार रेस्ट में है, उस वक्त फ्रीक्वेंसी एफ है। अब कार क्या हो रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो जब कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जी प्लस ए हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो ये वैल्यू इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो लिहाजा इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? इंक्रीज। रिलेटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज, लिहाजा ये भी इंक्रीज। जी बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड भी होता है टाइम पीरियड पेंडुलम का। पेंडुलम का स्प्रिंग मास सिस्टम पे मत आइएगा। Two pendulum begins to swing simultaneously. If the ratio of the frequency of oscillation R is, फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन है और आपसे किसका? लेंथ का रेशियो पूछ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का लेंथ से क्या रिलेशन है? इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का लेंथ से क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो मैं एक फॉर्मूला लिख दूं, F1 अपॉन F2 अंडर रूट L2 अपॉन L1। इनवर्स रिलेशन से यही रिलेशन बनेगा ना फॉर्मूले का। किसकी वैल्यू गिवन है? फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन है। कितना गिवन है फ्रीक्वेंसी का रेशियो? हाँ, 7/8, और ये वैल्यू हो गई L2 अपॉन L1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 49/64। ये है L2 अपॉन L1। तो क्या पूछ रहे हैं? टू पेंडुलम, तो 1 to 2, 2 to 1, क्या लिखेंगे? उनके लेंथ का रेशियो, तो L1 अपॉन L2 निकालेंगे ना, तो L1 अपॉन L2 का आंसर क्या आ जाएगा? रिवर्स कर देंगे इसको रेसिप्रोकल, 64/49। तो 1 to 2 का रेशियो क्या आ गया? 64/49। 19 ऐसे ही समझ लें। यहां पर क्या कह रहे हैं? पेंडुलम को माइंड में लेकर चले गए, डेप्थ में लेकर चले गए। तो डेप्थ में फ्रीक्वेंसी, सॉरी, डेप्थ में ग्रेविटी क्या होती है? इंक्रीज डिक्रीज? डेप्थ में ग्रेविटी डिक्रीज होती है। बेटा 17 बता तो दिया, ये रहा 17 बता दिया बेटा मैंने, मैं लाइन से बताता हुआ आ रहा हूं। इफेक्टिव एक्सेलरेशन इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज 17 में। हाँ जी, 19 में क्या कह रहे हैं कि डेप्थ में ले गए, तो डेप्थ में ग्रेविटी डिक्रीज, जो ग्रेविटी डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज हो जाएगी। फोर्टीन बता दूं बेटा? 14 में बोलता हुआ गया हूं, एक्सप्लेन करता हुआ गया हूं। मेटल बॉब को अगर वुडन बॉब से रिप्लेस करा दें तो मास से तो इंडिपेंडेंट होता है ना टाइम पीरियड, तो इसलिए इसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 14 का आंसर रिमेन सेम। अच्छा जी, आगे आइए। टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ एन ऑसिलेटर वी हैव टू, हाँ जी, टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? पेंडुलम की बात नहीं है, तो जब पेंडुलम की मास बात नहीं है तो हम स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसिडर करेंगे, वरना बाकायदा मेंशन होगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, याद आ रहा है ना? टाइम पीरियड का क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो फ्रीक्वेंसी का इसका रेसिप्रोकल हो गया। क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? डबल। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो क्या मास डबल करेंगे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी? क्योंकि मास का फ्रीक्वेंसी से इनवर्स रिलेशन है, मास को डबल करेंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हाफ द मास, मास को हाफ करें, हाफ पलट कर 2 ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, ट्वाइस नहीं होगी।
फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स इंक्रीज होगी, ट्वाइस नहीं होगी। फिर बता रहा हूं, सुने गौर से। पहला पॉइंट लिखा हुआ है मास को डबल करें, मास को डबल करें तो फ्रीक्वेंसी का मास से इनवर्स रिलेशन, तो मास ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, नहीं है आंसर। ऑप्शन बी देखें, हाफ करें मास को, अगर मैं इसको यहाँ हाफ पुट करूं तो 2 पलट कर ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स इंक्रीज होगी, जबकि वो कह रहे हैं √2 टाइम्स नहीं, हमें ट्वाइस करनी है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, क्वाड्रुपल द मास, क्वाड्रुपल का मतलब 4 टाइम्स, तो मास 4 टाइम्स हो गया तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है ना। अब आइए चौथे पॉइंट पे, रिड्यूस द मास 4 टाइम्स, तो अगर हम मास से रिलेशन देखें तो ये रिलेशन बना ना मास से, तो मास को क्या कर रहे हैं, अगर 1/4 कर दें तो 1/4 का रूट हाफ, हाफ का 2 पलट कर ऊपर, तो मास को अगर 1/4 कर दें तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। #21 द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टोटल एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो ½ kx0², तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। फॉर्मूलों का खेल है सिर्फ, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने पेपर में भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 22 मैंने पेपर में भी दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, ग्रैंड टेस्ट में शायद, या ग्रैंड असेसमेंट में, ग्रैंड असेसमेंट में दिया था। देखें, मैं पेंडुलम से समझाता हूं, ये पेंडुलम का आपके पास मीन पोजीशन, ये पेंडुलम की एक एक्सट्रीम पॉइंट और ये पेंडुलम का दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन से एक्सट्रीम तक का फासला, तो एक मीन से एक्सट्रीम तक का फासला ये है, इसको हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एक मीन से एक्सट्रीम तक का फासला ये है जिसको आप नेगेटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ kx², इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, याद है, मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस वाले याद कर लें तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम खुद ही याद हो जाएगा। अगर मेरा टॉपिक याद है, मेरा लेक्चर याद है, तो ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं एक्सट्रीम पे बात करूं तो एक्सट्रीम पे हमें पता है कि हम डिस्प्लेसमेंट को इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड लेते थे, याद आई बात, मीन पे एक्स को 0 लेते थे, मीन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एम्पलीट्यूड 0, तो मीन पे एक्स की वैल्यू 0, तो जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पर 0 आती है, लेक्चर खोल के देख सकते हैं, यही बताया था। वो क्या कह रहे हैं कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एम्पलीट्यूड ए, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो मीन पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्स की जगह 0 पुट करने में पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, तो कहां मैक्सिमम हुई, एक्सट्रीम पोजीशंस पे हुई। कौन कौन सी, इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, तो ½ kx0², इधर भी मैक्सिमम इधर भी मैक्सिमम, तो कहां पर, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसलिए सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन ए +-a, +-a, मेरा थोड़ा रहता है इतना, तो +-a। और अगर मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0, मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो क्या मैक्सिमम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो 23 का आंसर इसी से समझ में आ गया, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो 23 का आंसर तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। सही है बच्चों, क्लियर है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज,
बस बेटा 2 मिनट और फिर ब्रेक दे दूंगा, चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, फिर ब्रेक दे दूंगा। सर राशिद की भी अभी क्लास होनी है। 24 एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो कहाँ मैक्सिमम होती है? मीन पे अगर याद हो तो मीन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? मिनिमम 0। एक्सट्रीम पर एक्स किसके बराबर? एक्स नॉट, तो क्या होती है एक्सेलरेशन? मैक्सिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये तमाम बातें लेक्चर की हैं। ये तमाम बातें लेक्चर वाली हैं। बाकी सारे जो हैं वो एमसीक्यू आपके पास नॉर्मल वर्डिंग बेस हैं। एमसीक्यूज नॉर्मल वर्डिंग और थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। ट्वेंटी 28 और 29 बता दूं? 32 मैं भी समझा देता हूँ। 28 एन ऑर्डिनरी क्लॉक लूजेस टाइम इन दिस इज बिकॉज क्लॉक क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो मेटल से बना हुआ होता है। मेटल से बना हुआ होता है। तो समर्स के अंदर मेटल इंक्रीज करते हैं या अपनी लेंथ को डिक्रीज करते हैं? समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। फर्स्ट सेकेंड ईयर फिजिक्स याद आ रही है? टेम्परेचर ज्यादा, लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज। तो लेंथ इंक्रीज समर के अंदर, तो लेंथ इंक्रीज का मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 L अपॉन जी। तो टाइम पीरियड का लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन, लेंथ इंक्रीज होगी इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाता है? ठीक है। समर में टाइम आपके पास लेंथ पेंडुलम की इंक्रीज हो जाती है। 29 29 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ पेयर ऑफ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल? अरे बेटा ये तो बताने वाली बात है। साउंड वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स। क्या होती हैं साउंड वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है ना जी। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हो गई और रेडियो वेव आपके पास क्या होती हैं? ट्रांसफर वेव्स होती हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 32 द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स और एंटी नोड्स। अरे ये सवाल भी बताऊं? नोड्स और एंटी नोड्स, ये तो बहुत ही आसान सी बात है। मैं दो बना दूं ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। दो नोड के दरमियान का फासला कितना था? λ/2। ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, तो दो एंटी नोड के दरमियान का फासला भी तो λ/4 λ/4 λ/2 ही होगा। तो दो एडजेसेंट नोड्स या दो एडजेसेंट एंटी नोड्स के दरमियान का फासला, दो एडजेसेंट नोड्स या दो एडजेसेंट एंटी नोड्स के दरमियान का फासला कितना होता है? λ/2 होता है। ठीक है। ट्रांसफर वेव्स कैन प्रोपेगेट, मेटल में मूव करती हैं, गैसेस में नहीं। ये थ्योरी के टॉपिक, थ्योरी की बातें हैं बेटा। थर्टी नाइन का आंसर मैंने करेक्शन करवा दी है। 36 की भी मैंने करेक्शन करवाई है, 11 की भी करवाई है, 39 40 41 42 ये चार ऊपर नीचे हो गए थे पूरे, ये मैंने सब आप लोगों को करवा दिए। When a wave reflect from a rigid support,
37, सिंपल सी बात, ये 37, ये वेव ट्रैवल होते हुए जा रही हैं, एक रिजिड सपोर्ट से टकराई, तो टकरा कर जब ये वापस आती हैं तो टकरा कर वापस आने का मतलब रिफ्लेक्ट बैक। तो क्या हमने चैप्टर 9 में ये चीज नहीं पढ़ी थी, इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म का फिनोमेना? जब जाकर वेव टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर उसका क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाता है और ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो जाता है। तो अब ये वेव कैसे आएगी वापस? ऐसे वापस आएगी, ऐसे जा रही है, ऐसे वापस आ रही है, तो कितने डिग्री का फेस रिवर्सल आ गया जी? कितने डिग्री का फेस रिवर्सल आ गया? 180 डिग्री का फेस रिवर्सल आ गया। बेटा ये लैम्डा नहीं होगा, ये पाए है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये पाए लिखे हुए हैं, लैम्डा आ गया, सॉरी, ये पाई बाय 4 और ये सब लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। थर्टी नाइन की करेक्शन मैंने करवा दी। टू साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इन एयर, टू साउंड सेम फ्रीक्वेंसी इन एयर, उसकी करेक्शन मैंने करवा दी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एयर के अंदर अगर हम बात करें, एयर के अंदर अगर हम बात करें, 39 की मैंने करेक्शन करवा दी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एयर में क्या कह रहे हैं? टू साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जब दो की फ्रीक्वेंसी सेम है और एयर के अंदर स्पीड क्या होगी, दोनों की सेम होगी, सही है? तो v सेम लैम्डा सेम, मस्ट हैव द सेम वेवलेंथ, तो इनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। एयर में वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, सेम। जब फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो एयर के अंदर जो वेलोसिटी वही वेवलेंथ के लिहाज से डायरेक्ट रिलेशन, तो वेलोसिटी वेवलेंथ सेम रहेगी। इन ऑर्डर टू इमिट साउंड अ बॉडी मस्ट वाइब्रेट, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी वाइब्रेशन परफॉर्म करती है तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसकी करेक्शन मैंने करवा दी, बी आंसर बताया है। साउंड वेव्स पोलराइजेशन नहीं होती, ट्रांसफर वेव्स पोलराइजेशन करती है। लाइट की पोलराइजेशन पढ़ी थी हमने, याद आया? पोलराइजेशन पढ़ाई थी ना चैप्टर नंबर 9 में ही। तो लाइट पोलराइज होती हैं, साउंड पोलराइज नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड। इसका आंसर भी करेक्ट मैंने करवा दिया। फोर्टी टू, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा टाइम्स पी अपॉन रॉ, तो स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक पढ़ा था ना हमने इसमें, लैप्लास करेक्शन याद है? तो गैमा टाइम्स पी क्यों आया था? बल्क मॉड्यूलस को उन्होंने बराबर लिया था ना गैमा टाइम्स पी के, तो बेसिकली किसकी मदद से लिया था? आइसोथर्मल नहीं, वो तो न्यूटन ने कहा था, प्रेशर ओवर डेंसिटी। लैप्लास की करेक्शन में क्या था? एडियाबैटिक। इस बात को याद रखिएगा बेटा, 43 के लिए अपने पास नोट कर लें कि ड्राई गैस और मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेसर देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। 42 का सी आंसर है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, स्क्वायर रूट भी तो आता है। हाँ जी, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर में डेंसिटी क्या हो जाएगी एयर की? लेस डेंसिटी, लेस वेलोसिटी इंक्रीज।
तो मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर? स्टील में, सॉलिड के अंदर ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है। बाकी मेरा नहीं ख्याल और कोई सवाल ऐसा है जो आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा होगा इसमें 4-5 सवालों में। जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉइस्चर का मतलब हो गया लिक्विड होगा, तो लिक्विड में एज कंपेयर टू गैस क्या होगी आपके स्पीड ऑफ साउंड? ज्यादा। याद आ रही है ना ये बात? अगर हम इस तरह बात कर लें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो हमने पढ़ा था ना सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड की स्पीड ज्यादा होती है लिक्विड से, और उससे ज्यादा, लिक्विड से ज्यादा गैस में सबसे कम होती है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस। तो वेपर्स का मतलब लिक्विड आ गया, तो लिक्विड में एज कंपेयर टू गैस स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्राई। ठीक है, ये डेफिनेशन है बेटा रेजोनेंस की। 50 के अंदर डेफिनेशन है ये रेजोनेंस की, कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस ट्यूब के अंदर होती है, जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करके उस बॉटल के ऊपर ओपन एंड पे लाते हैं, तो बेसिकली जब वो दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जो हम फोर्स वाइब्रेशन करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, तो मैच करने के बाद, सुपर इम्पोज होने के बाद वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो रेजोनेंस का फिनोमेना कब होता है? जब आपके पास हम फोर्स वाइब्रेशन करवाएं और जब साउंड प्रोड्यूस हो, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ट्यूब के अंदर होगी वो मैच करेगी किससे? जो बॉडी की वाइब्रेशन होगी फ्रीक्वेंसी की। तो जब वो दोनों वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, तो साउंड लाउडर प्रोड्यूस होती है। तो इसी फिनोमेना को हम रेजोनेंस का फिनोमेना कहते हैं। माइंड में बॉडी का वेट कम होगा एज कंपेयर टू सी लेवल। सी लेवल को आप सरफेस कंसिडर कर सकते हैं बेटा। माइंड के अंदर ग्रेविटी कम तो वेट भी कम। ठीक है बच्चों, फिलहाल यहाँ पे रोक रहा हूँ। बाकी जो है वो सर राशिद की भी अभी क्लास है, कल इंशाल्लाह देखते हैं कि एक क्लास और अरेंज कर लूंगा। तो